नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर। आवाज़ द वॉइस पर किताबों की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। और आप जैसा जानते हैं कि हर हफ्ते हम किताबों की दुनिया कार्यक्रम में आपकी मुलाकात एक ऐसे अजीम शख्सियत से करवाते हैं जो लेखकीय दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। एक ख़ास कुछ रचना लेकर के आते हैं, कुछ सृजन लेकर के आते हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मेहरबान। इनकी एक हिंदी में और एक अंग्रेज़ी में अभी हमें जानकारी मिली कि एक अंग्रेज़ी में भी किताब इनकी आई है। और जो उनकी हिंदी वाली किताब है विनम्र विद्रोही, वो महान गणितज्ञ रामानुजम पर है केंद्रित, और उनके जीवन पर, उनके दर्शन पर, उनके अध्यात्म पर, उनके गणित पर है। और एक और किताब जगदीश चंद्र बसु, जो कि महान वैज्ञानिक भारत के रहे हैं, उन पर द साइंटिफिक सूफी, इस किताब को, इन दोनों किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि डॉक्टर मेहरबान वैज्ञानिक होते हुए भी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं लेकिन हिंदी में किताबें नहीं लिख पाते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत डॉक्टर मेहरबान। शुक्रिया। IIT खड़गपुर में आपने पढ़ाई की और अभी आप CSIR पूसा में पोस्टेड हैं जी। तो वैज्ञानिक और लेखन क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं या काम के साथ साथ चलता जाता है? काम के साथ चलता है। मुझे लगता है कि आज के समय में ये कहा जाता है, और ये पहले भी होता रहा है, बीच में कुछ साल ऐसे रहे, कुछ दशक ऐसे रहे जब वैज्ञानिक अपने काम को लोगों तक नहीं पहुंचाते थे डायरेक्टली। लेकिन अगर आप आज से 100 साल पहले या उससे थोड़ा सा और पहले की बात करें, तो अगर आप हम्फ्री डेवी की बात करें, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, फैराडे की बात करें, माइकल फैराडे, तो ये लोग पब्लिक लेक्चर्स किया करते थे और इनके पब्लिक लेक्चर्स बहुत ही फेमस हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे कि जो भी अपने लैब में काम करते थे, उस काम को ये लोग पब्लिक के लिए लेक्चर्स के ज़रिए उनको बताते थे उन काम के बारे में, और वो बहुत ही फेमस लेक्चर्स हुआ करते थे। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी अगर आप देखें कि जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में फादर लैम्फोंट आए तो उनके लेक्चर्स इतने फेमस हुआ करते थे, लोग कहते थे कि लोग छाता लगा करके उनके लेक्चर्स सुना करते हैं। बेशक तो ऐसा नहीं है, वैज्ञानिकों के बीच में ये हमेशा से रहा है कि वो अपने काम को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि कितना एक्साइटिंग है दुनिया को समझना और नेचर को समझना। लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब स्पेशलाइजेशंस बढ़ते गए और स्पेशलाइजेशंस के कारण बीच में कुछ ऐसा समय आया होगा जब वैज्ञानिकों ने उतना उचित नहीं समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इस बीच में बहुत सारे वैज्ञानिक, अगर आप देखें, बहुत सारे वैज्ञानिक आज हैं जो अपने काम को और साइंस को अब बहुत ही महत्ता के साथ लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। विज्ञान के लेखन की बात होती है, हालांकि इन्होंने अभी हम्फ्री डेवी का नाम लिया वैज्ञानिक का, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, वो उन्होंने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने डेवी लैम्प या ऐसा कुछ, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, मुझे इसका लगता है मेरी जानकारी गलत होगी लेकिन विज्ञान गल्प की जब बात करते हैं तो हमने हमेशा ये देखा कि साई-फाई मूवीज़ या ऐसी कि कुछ ज़ॉम्बी हो जाएगा या कोई ऐसा प्रलय आ जाएगा, ऐसी घटनाएं साइंटिफिक लेखन में ज़्यादा दिखती थी। लेकिन वास्तविकता की ज़्यादा नज़दीक आकर के विनम्र विद्रोही की बात पहले करते हैं। विनम्र विद्रोही डॉक्टर रामानुजम, जो कि महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने 3900 प्रमेय दिए हैं। आपकी किताब से मैंने 3900 या 3300, 3900, हाँ, मतलब लगभग 4000 प्रमेय उन्होंने दिए। सिर्फ 33 साल की उम्र थी उनकी। तो रामानुजम गणितज्ञ बड़े थे या दर्शन उनका ज़्यादा, अध्यात्म ज़्यादा बड़ा था? गणितज्ञ बहुत बड़े थे रामानुजन। बेशक रामानुजन पूरी सदी में अगर आप कहें तो ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन उन महानतम गणितज्ञों में से एक थे जिनके नाम आप उंगलियों पर गिन सकते हैं पूरी दुनिया में। रामानुजन के बारे में भारत से बाहर बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता रही है आज तक। और अगर आप देखें भारत के बाहर रामानुजन के बारे में तो इतना काम हुआ है कि ऐसा लगता है कि हमने बहुत कम काम किया है रामानुजन के बारे में, स्पेशली भारत में। भारत के बाहर रामानुजन पर फिल्में बनी हैं, भारत के बाहर रामानुजन पर नाटक खेले गए हैं, लगातार बहुत सारे नाटक खेले गए हैं उनके ऊपर। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लोगों ने रिसर्च किया है। लोगों ने यहाँ तक रिसर्च किया है कि जिस बीमारी से वो मरे थे वो बात तक श्योर नहीं हो पाए, लेकिन लोगों ने जानने की कोशिश की है कि वो कौन सी बीमारी थी जिसके कारण रामानुजन की मौत हुई। रामानुजन को बचपन में कौन सी बीमारी हो सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनको जो है एस्पर्जर सिंड्रोम था या कुछ ऐसे। लोगों ने इस पर पेपर्स लिखे हैं।
तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी उत्सुकता लोगों के अंदर रही है भारत के बाहर रामानुजन के बारे में। भारत की जो लॉस्ट नोटबुक्स हैं वो भी भारत के बाहर खोजी गई हैं, बेशक वो बाहर थी इसलिए खोजी गई, लेकिन उनको खोजने वाले ही बाहर के लोग हैं। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने अपने जो देश के हीरोज़ हैं, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हीरोज़ हैं विशेष रूप से, उनके बारे में हम कम बात करते हैं, उनके बारे में हम कम जानने की कोशिश करते हैं। और इसी दिशा में एक प्रयास ये था कि रामानुजन को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। रामानुजन का गणितज्ञ इतना भारी है, इतना मुश्किल है कि उसे सामान्य आदमी के लिए समझना, इवन बहुत बड़े गणितज्ञों के लिए समझना इतना आसान नहीं है। हम इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उनका जीवन ऐसा है कि जिससे हम हर एक भारतवासी उससे रिलेट कर सकते हैं। वो बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार से पैदा होकर के अनंत तक की उन्होंने यात्रा की, जैसे हम कह सकते हैं कि शून्य से अनंत तक का सफ़र तय किया उन्होंने गणित में। इतने वो एक मिथक बन के उभरे। किताब भी है शायद जो मैन हु नोज इन्फिनिटी, रॉबर्ट कैनिगल की किताब है। और तो मतलब वो एक मिथक बन के उभर आए कि एक आदमी इतना जीनियस कैसे हो सकता है। जीनियस के बहुत सारे स्तर होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्तर जो मिथक होने का स्तर है, रामानुजन वहाँ तक पहुँचे। तो उस जर्नी को हम चाहते थे कि लोगों तक पहुँचाएँ, और उस जर्नी के पीछे का उनका जो स्ट्रगल है उसको पहुँचाएँ, उनके जुनून को लोगों तक पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ हम साइंस की बात भी करें ताकि हमारे आसपास के लोगों में, युवाओं में साइंस को लेकर के एक उत्सुकता जगे। एक सवाल, चूँकि इसी आपने जो कहा अभी उसी से जुड़ा हुआ मसला है कि हमारे हिंदुस्तान में जब हम सेलिब्रिटी एक शब्द कहते हैं तो या तो हमारे सामने फिल्मों में नाचने गाने वाले लोग, अभिनेता अभिनेत्री, हीरो हीरोइन होते हैं, आइटम गर्ल और बॉय होते हैं, या फिर अगर ज़्यादा हुआ तो क्रिकेटर्स होते हैं हमारे यहाँ सेलिब्रिटी। अगर आप ट्विटर पर या फेसबुक पे लिखें कि अपने पसंद के 5 सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखें तो उनमें से अधिकतर क्रिकेटर और अभिनेता होंगे। हमारे यहाँ वैज्ञानिक सेलिब्रिटी क्यों नहीं है? सेलिब्रिटी वही होता है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। हम जिसके बारे में भी अधिक चर्चा करेंगे वो सेलिब्रिटी जैसा हो जाएगा। तो सवाल वही है कि वैज्ञानिकों के बारे में और उनके वैज्ञानिकों के अचीवमेंट्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम चर्चा क्यों नहीं करते। हम बहुत कम चर्चा करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कोई हो सकता है इस बात से राज़ी ना हो कि हम चर्चा कम करते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात से राज़ी होंगे कि हम वैज्ञानिकों के जीवन, उनके स्ट्रगल के बारे में कम चर्चा करते हैं। हम अगर अपने देश के बारे में बहुत ध्यान से देखें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में विज्ञान की जो दिशा है वो बदली है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं। तो एक उत्साह यही था हमारे दिमाग में कि क्यों ना विज्ञान, हमारे देश का जो विज्ञान है, हमारे देश के लोगों ने जो विज्ञान किया है, उन लोगों के बारे में और उस विज्ञान के बारे में लोगों के बीच में कुछ चर्चा शुरू की जाए। अच्छा, एक जैसे हम बहुत सारी अफवाहें भी सुनते हैं। एक बचपन से मैं ये बात सुनता रहा हूँ कि रामानुजम जो थे 11वीं कक्षा में, जब मैं राम मोहन राय सेमिनरी में पढ़ता था पटना में, तब ये बात बड़ी वहाँ उड़ती थी कि रामानुजम ऐसे गणितज्ञ थे जो गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए थे। क्या बात सच है? बिल्कुल सच बात है। रामानुजन गणित के अलावा बहुत सारे विषयों में फेल हो गए थे। यहाँ तक भी उनके बारे में खबरें हैं कि उनके एक टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था पीवी शेषु अय्यर। और पीवी शेषु अय्यर ने वो बहुत ही प्यारे छात्र हुआ करते थे पीवी शेषु अय्यर के। लेकिन एक समय में आकर के उनको ऐसा लगा, पीवी शेषु अय्यर को, कि रामानुजन का पूरा ध्यान सिर्फ मैथमेटिक्स पर जा रहा है और बाकी किसी विषय पर उनका ध्यान नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है उस समय के लिए, किसी भी छात्र के लिए विशेष रूप से। तो उन्होंने कुछ किताबें दी थी उनको एडवांस मैथमेटिक्स की, और उन्होंने वापस ले ली थी। वो उनसे बहुत गुस्सा हुए, उनका कि तुम्हें पूरा ध्यान मैथमेटिक्स पर नहीं लगाना चाहिए। वो इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने वो किताबें वापस ले ली। रामानुजन भी इस घटना से बहुत व्यथित हुए थे। उनको लगा था कि मेरे जो प्रिय टीचर हैं, जिन्होंने मुझे मैथमेटिक्स के बारे में हमेशा उत्साहित किया है, उन्होंने किताबें कैसे वापस ले ली। ये सब बहुत सारी कहानियाँ किताब में हैं जो पाठकों को पढ़ने को मिलेगी उनके जीवन के बारे में। रामानुजन का जीवन बहुत ही अचंभित करने वाला है। जब हम किताब लिखना शुरू कर रहे थे तो हमने बहुत सारे ड्राफ्ट किए, लगभग हमने 30 ड्राफ्ट किए होंगे। 30 ड्राफ्ट शुरुआत में। अच्छा। थोड़ा थोड़ा कुछ पेजेस लिखे, और एक स्टाइल के बारे में हमने, भाषा के बारे में, किस तरह से वो कहानी कहनी, इसके बारे में। तो छोटे बड़े ड्राफ्ट सारे मिलाए जाएं तो ये नंबर होता है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम इस कहानी को किस तरह से कहें, क्योंकि हम इस कहानी को इस तरह से कहना चाह रहे थे कि वो लोगों तक
पहुँचे, लोग उसको पढ़ें, लोग उसको पढ़ें और समझें। रामानुजन के जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीज़ें उनके जीवन में प्रमुख रूप से आती हैं। एक तो है उनका मैथमेटिक्स, जो इतना एडवांस है लगभग किसी को समझ में नहीं आता, और दूसरा है फ्रस्ट्रेशन। इस तरह की जो अचंभित करने वाली प्रतिभाएं होती हैं उनके जीवन में अक्सर फ्रस्ट्रेशन काफ़ी अधिक होता है, चाहे हम आर्ट्स में कहें, चाहे हम पेंटिंग में कहें, चाहे हम किसी और क्षेत्र में कहें। वैसे ही रामानुजन के जीवन में भी था। रामानुजन को समझने वाले बहुत लोग नहीं थे, तो हमारे सामने ये चैलेंज भी था कि हम किस तरह से उनके जीवन को अपने लोगों के बीच में रखें, पाठकों के बीच में। क्योंकि पाठक ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है सामान्य पाठक जो गणित का विद्यार्थी नहीं है वो क्यों पढ़ना चाहेगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन भी कोई नहीं पढ़ना चाहता आज के समय में। तो हमने जो है उनके जीवन को हमने कई नज़रों से देखने की कोशिश की। कई कोशिशें करने के बाद हमें समझ में आया कि हमें उनके जीवन को इस तरह से लिखना चाहिए। वो घटना ऐसी थी कि हमने उनका एक लेटर है जो उन्होंने, पहला लेटर है वो प्रोफेसर हार्डी को लिखा था। प्रोफेसर हार्डी उनके प्रोफेसर हुआ करते, टीचर हुआ करते थे, जिनको हमने ये किताब सौंपी भी है, हमने समर्पित की है किताब ये। उन्होंने लेटर को शुरुआत में ऐसे लिखा है कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ, गरीब हूँ, और मेरा वेतन 28 पाउंड है, मैं क्लर्क हूँ, मेरी कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं है मैथमेटिक्स में। और अंत तक आते आते वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस लेटर के साथ में करीब 60 प्रमेयों के स्टेटमेंट लगाए हुए हैं, और आप इन्हें चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हल करना आपके लिए उतना भी आसान नहीं होगा। अच्छा। अब आप ये सोचिए कि एक छोटे से जगह में, भारत के एक छोटे से जगह में रहने वाला लड़का जिसने 12वीं पास नहीं की है तब तक, वो कैम्ब्रिज के सबसे बड़े प्रोफेसरों में से एक, दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक गणितज्ञ को लिख रहा है कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स भेजे हैं उनको हल करना आपके लिए उतना भी आसान नहीं होगा। तो मुझे लगा हम दोनों लोगों को, हमारे साथ आज भारती राठौर नहीं है, हमने दोनों लोगों ने किताब लिखी है जी। और उन्होंने प्रमुखता से किताब लिखी, उनका नाम पहले है किताब में भी। तो हमें दोनों लोगों को लगा कि ये हमें एक रास्ता मिला है कि हमने यहाँ पर रामानुजन की अंतर यात्रा को समझने की कोशिश की, और हमने किताब को भी उसी अंतर यात्रा की तरफ से लिखा है। हमने उनके जुनून को एक्सप्लोर किया है। अगर रामानुजन की जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, तो उसके साथ साथ उनके अंदर एक बहुत बड़ा जुनून भी है, और वो जुनून ही है जो उनको शून्य से अनंत तक ले जाता है। अच्छा, उनके तो जीवन में जी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जब मैं किताब पढ़ रहा था विनम्र विद्रोही, तो उनकी जो कुलदेवी है उनका जिक्र बड़े प्रमुखता से आया है। ये उनके जीवन पर कितना असर पड़ा है उनकी कुलदेवी का? उनके जीवन पर बहुत असर था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी है मेरे जीवन में वो सब कुछ कुलदेवी की वजह से है, और श्रद्धा बहुत ही सामान्य बात थी उस ज़माने में। रामानुजन अपनी जो कुलदेवी हैं, अपनी रिसर्च का, अपना सारे शोध का श्रेय उनको ही दिया करते थे। देवी नामगिरी नाम है उनका, नमक्कल की देवी हैं, उनको देवी नामगिरी के नाम से ही बुलाया जाता है, और रामानुजन की आस्था उनमें थी, और वो अंत तक यही कहते थे कि मुझे ये सारे प्रमेय वहाँ से उतरते हैं, देवी की कृपा से उतरते हैं। अच्छा, एक आप जो है आपकी हिंदी, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी वैज्ञानिक हैं आमतौर पर अंग्रेज़ी भाषा में रिसर्च और आगे का काम करते हैं, तो हिंदी में लिखने का विचार कैसे आया? क्योंकि वैज्ञानिक लेखन जो है आमतौर पर अंग्रेज़ी में होता है, हिंदी में कम होता है। असल में हिंदी एक बड़े हिंदी का पाठक वर्ग बहुत बड़ा है, हिंदी बोलने वाले लोग बहुत हैं भारत देश में, और अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोगों को कंटेंट मिल जाता है साइंस का, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारा काम हो रहा है। भारत में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अंग्रेज़ी में अब, लेकिन जो हमारी जो देशज भाषाएं हैं, जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, उनमें शायद विज्ञान में उतना काम नहीं हो रहा, या ये कहें कि कई बार हम जो है विज्ञान में काम करना शुरू तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जोश में आकर के फिर कुछ समय बाद वो फिर दोबारा से अंग्रेज़ी में चले जाते हैं। तो हमें ये था कि हमें अंग्रेज़ी में ऑलरेडी 1-2 बायोग्राफीज़ हैं जैसा कि जिक्र हुआ हमारा, लेकिन हिंदी में कोई बहुत बड़ी बायोग्राफी नहीं थी, जो फुल लेंथ बायोग्राफी जैसे हम कहें वो नहीं थी रामानुजन के बारे में विशेष रूप से। तो हमारा ये फिर बना कि हमें हिंदी में लिखना चाहिए। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अपनी मातृभाषा में बात कहना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें मज़ा आता है हम कहें।
अपनी मातृभाषा में किताब लिखने का हमारा दोनों लोगों का अनुभव बहुत अच्छा रहा। फेसबुक पर आप बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, जी। मतलब लिखते रहे हैं हिंदी में जी। तो ये तो बात समझ में आई कि आपने हिंदी भाषा का चयन किया, लेकिन मैं पाठकों को, जो दर्शक हैं, जो पाठक बनने वाले हैं इस किताब के संभावित, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि इस किताब को इसलिए पढ़ें क्योंकि इसमें भाषा जो है, बातचीत की शैली जो है वो है, और बहुत ही सहज और प्रवाहमान भाषा है, आसान भाषा है। आपको वैज्ञानिक शब्दावलियाँ बहुत कठिन नहीं मिलेंगी, तकनीकी शब्दावलियाँ बहुत कठिन नहीं मिलेंगी, बहुत आसान तरीके से मेहरबान भाई ने लिखा है। मैं भाई इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग बहुत दिनों से फेसबुक के मित्र हैं। और नॉन फिक्शन में जो विश्व स्तरीय लेखन है वो हिंदी में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि कमी खलती है, हिंदी भाषा में मनोरंजन जो है वो जो किताबें छपती है उनमें प्रमुख स्थान रखता है कि भाई एंटरटेनिंग नहीं होगी, छपेगी, लोग नहीं खरीदेंगे, पसंद नहीं करेंगे, लोग ये नहीं पढ़ना चाहते, लोग वो नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे बातें प्रकाशक कहते हैं। आपके सामने किसी प्रकाशक ने कहा कि नहीं रामानुजन पे क्या लिख रहे हो यार, कौन पढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा, मुझे किसी प्रकाशक ने ऐसा नहीं कहा। संभवतः मैं शायद लकी हूँ इस मामले में कि मुझे अच्छे प्रकाशक मिलते रहे, और उन्होंने शायद ये नहीं कहा कि इस घटना को इस तरह से पेश किया जाना चाहिए या इस घटना को थोड़ा सा और डाइल्यूट करना चाहिए। हम पहले से भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम जो भी लिख रहे हैं वो या तो कॉमन मैन जिसने सामान्य पढ़ाई की है उसे समझ में आ जाए, या तो कक्षा 8वीं तक अगर किसी ने पढ़ाई की है साइंस की तो उसको वो बात समझ में आनी चाहिए, हम जो भी बात कहते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि हमारी ऑडियंस क्या है। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या है तो फिर काम बड़ा आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट, हमारी किताब जनरली अगर हम बहुत ही सामान्य भाषा में बात करें तो एक प्रोडक्ट है, तो बेशक प्रोडक्ट कैची होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कंटेंट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हैं तो मुझे लगता है कि पाठक को समझ में आएंगी बात। कई बार जब हम विज्ञान की जो किताबों की बात करते हैं, जैसे हमने पहले ही बात की, भारत में विशेष रूप से हिंदी में जब हम विज्ञान लेखन की बात करते हैं तो 2 तरह का लेखन हो रहा है अभी, जो मुझे समझ में आता है कि या तो लोग ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे अंग्रेजी से बहुत सारा ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, और कई बार वो बहुत ही लिटरल ट्रांसलेशन होता है, और उस ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद कई बार लगता है कि इससे बेहतर तो हमने अंग्रेजी की किताब पढ़ ली होती। तो ये एक समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि जो हिंदी जो है, या तो उसको इतना मुश्किल तरीके से लिखा जाता है, क्लिष्ट हिंदी में, कि फिर वो कई बार पाठकों के लिए बोझिल हो जाती है। तो ये बात हमें शायद लेखक के तौर पे बात पहले सोच लेनी चाहिए कि अगर लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हमारे लिखने का मतलब, हमारे संदेश का क्या? हाँ, मैं एक और सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं और हिंदी में लिख भी रहे हैं। हिंदी की अगर कोई व्यक्ति हिंदी माध्यम से फिजिक्स, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ना चाहे, जंतु विज्ञान और वनस्पति शास्त्र, तो उसके लिए जो तकनीकी शब्द हैं वो उस लगभग संस्कृत जैसे हैं। क्या ये बच्चों को हिंदी माध्यम से, क्योंकि ऐसा हमने कई कमिटीज़ के रिपोर्ट्स में पढ़ा, कई जगहों पर, कि कठिन जो मातृभाषा में लोग ज़्यादा सीखते हैं। सही। और नई शिक्षा नीति का अंग भी है कि बच्चों को नई अपनी मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। तो भाषा की दुरूहता वो कितना रोकती है अपनी भाषा में विज्ञान के प्रसार प्रचार को? मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि संस्कृत निष्ठ होने से कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरी खुद की पढ़ाई भी हिंदी मीडियम से हुई है। मैंने 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। कहाँ से पढ़े आप? मैं झांसी के आसपास का हूँ, तो मैं झांसी में मेरी पढ़ाई हुई। मैंने 12वीं तक हिंदी में पढ़ाई की है। एक विद्या मंदिर हमारे यहाँ था, सरस्वती विद्या मंदिर, हम उसमें पढ़े। और उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया पढ़ाई करने के लिए। बेशक जब मैं 12वीं कर रहा था हिंदी में, और उसके बाद हमारी जो बीएससी की पढ़ाई थी अंग्रेज़ी में थी, तो पहले साल में थोड़ा सा मुश्किल हुई, में दिक्कत हुई, थोड़ा सा मुश्किल हुई। लेकिन संस्कृत शब्दों को समझने में कभी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि हम उनके पीछे का जो विज्ञान है वो समझ सकते हैं। संस्कृत निष्ठ जो शब्द बन रहे हैं, तो उनका संधि विच्छेद क्या है और उनके पीछे की जो भाषा विज्ञान क्या है वो हमें समझ में आता है। तो इस कारण से संस्कृत निष्ठ होने में तो नहीं, लेकिन कई बार बहुत ही दुरूह ट्रांसलेशंस होते हैं शब्दों के। खासतौर पर विज्ञान में तो बहुत ही दुरूह ट्रांसलेशंस होते हैं। तो इस पर
इस पर शायद सोचा जाना चाहिए कि थोड़ा हमें काम थोड़ा किया सा जाना चाहिए। कैसे हम बेहतर तरीके से शब्दों को लेकर आएँ। हमारे यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इसको लगातार बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी भाषा में जब हम जोर देंगे कि पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, तमिल हो, तो फिर शब्दावली भी बनेगी। जब हम उस पर फोकस करेंगे, उस पर काम होगा, नई किताबें आएंगी तो शब्दावली भी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, आप हिंदी माध्यम आप कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हिंदी माध्यम से 12वीं तक की पढ़ाई की, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी की, आईआईटी कैसे पहुंचे आप? कि आईआईटी जो है वहाँ पर तो बिल्कुल मामला ही अलग हो जाता है पढ़ाई। नहीं, ऐसा नहीं है। आईआईटी में हम सब जैसे लड़के ही होते हैं, बहुत ही साधारण लड़के होते हैं। और मैंने पीएचडी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिज़िक्स में। उसके बाद एक फेलोशिप होती है, इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जिसमें इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईटी खुद फंड करता है और बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है वो। तो मुझे कुछ बाहर के भी ऑफ़र्स थे और कुछ यहाँ के भी ऑफ़र्स थे। कुछ कारण थे जिस कारण से मुझे बाहर नहीं जाना था, तो मैंने भारत में ही ज्वाइन किया और फिर मैंने करीब 4 साल आईआईटी खड़गपुर में मैंने काम किया। वहाँ पर हमने एक लैब इस्टेब्लिश करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इस तरह से काफ़ी सारा काम किया वहाँ पर। बांग्ला भी सीखी भी? मैंने वहाँ बांग्ला भी सीखी। बांग्ला सीखी, उसका मैं इसलिए ये सवाल पूछा मैंने इनसे क्योंकि उसके बाद इसका इस्तेमाल इन्होंने किया है। इन्होंने एक किताब लिखी है जगदीश चंद्र बसु, महान वैज्ञानिक भारत के, उन पर द साइंटिफिक सूफी जी। क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। असल में इसकी शुरुआत ऐसे हुई, मैं भारत में अपनी जर्नी से जोड़ के देखता हूँ इन सारे कामों को। जब हम विज्ञान में अपना करियर सोच रहे थे तो हम सोच रहे थे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने करियर विज्ञान में बनाया हमारे देश के आसपास, हमारे परिवेश से निकले हुए वो कौन से लोग थे जिन्होंने विज्ञान में करियर बनाया। बेशक हम अपने आसपास जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमसे पहले कौन रास्तों पर चला है और कहाँ तक पहुँचा है। हर एक फील्ड में ऐसा होता है। तो जब हम बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाह रहे थे तो जब मैंने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंटेंट नहीं है भारतीय वैज्ञानिकों पर। तो उसी समय काफ़ी पहले हमने ये तय किया था कि भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में कुछ पढ़ना है, ये तय नहीं किया था कि लिखना है। पर हम जब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते गए तो लगा कि इस पर लिखा भी जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद रिसर्च शुरू हुई करीब 5-7 साल पहले, रामानुजन पर भी और जगदीश चंद्र बोस पर भी। जगदीश चंद्र बोस पर वो शोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं एक बार प्रोफेसर सीएन राव से मिला जो कि भारत रत्न भी हैं विज्ञान में। वो अकेले जीवित भारत रत्न हैं विज्ञान के क्षेत्र में। वो जब जगदीश चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो बहुत ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। और जब उनसे बात हुई उनके बारे में तो वो बहुत ही खुश हुए, उनके चेहरे पर चमक आई और उन्होंने वो बहुत ही प्रभावित हैं जगदीश चंद्र बोस से। तो मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार ऐसा क्या है, हमें भी देखना चाहिए। फिर मैंने भी जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ना शुरू किया, थोड़ा रिसर्च करना शुरू की। फिर उसके बाद मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया। तो खड़गपुर कलकत्ता के पास में है जहाँ पर बहुत सारा उनके बारे में कंटेंट है, मेदिनीपुर। हाँ। तो फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे जगदीश चंद्र बोस के बारे में रिसर्च करना शुरू की। ऐसा लगा कि हम क्यों इनके बारे में नहीं जानते हैं भारत के लोग, या हम जैसे स्टूडेंट्स शायद और लोग जानते हों पर हम जैसे लोग नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगा कि इन पर एक किताब आनी चाहिए और फिर मैंने उनके बारे में शोध शुरू किया। उसी बीच में मैंने देखा कि उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बांग्ला में ही हैं, किसी और भाषा में नहीं हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे उनको पढ़ने की कोशिश की। शुरुआत में मैं चाह रहा था कि उनको ओरिजिनली पढ़ा जाए। किसी भी भाषा को मुझे ऐसा लगता है कि जो बेहतरीन साहित्य है वो ओरिजिनली पढ़ने में जो मज़ा है वो ट्रांसलेशन में नहीं है। तो मेरे आसपास बहुत सारे बंगाली लोग थे, मेरे एक दोस्त हैं सावन कुमार बाग, तो उनके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा बांग्ला को और फिर धीरे धीरे ट्रांसलेशन करना शुरू किया। तो बांग्ला से हमने जगदीश चंद्र बोस के आर्टिकल्स का कलेक्शन हिंदी में ट्रांसलेट किया है मैंने और सावन बाग ने, और वो प्रकाशित भी हुआ है। इस किताब पर काम करते हुए वो किताब भी आई है। अच्छा। तो इस तरह से तो फिर हमने जगदीश चंद्र बोस के बारे में पूरा जो कंटेंट इकट्ठा करके लिखा और सहयोग ऐसा रहा कि जब हमने पेंगुइन से बात की, पेंगुइन रैंडम हाउस से, तो वो तुरंत राज़ी हो गए उस किताब को छापने के लिए और वो किताब अभी हाल में ही आई है, लगभग 1.5 महीने पहले। अच्छा, तो एक साथ 2 किताबें आपके लिए हम बुके पेश कर रहे हैं कि एक तो आप विनम्र विद्रोही ज़रूर पढ़ें, इसलिए पढ़ें क्योंकि मतलब मेरे पास 2 सवाल और हैं रामानुजन की ज़िंदगी से। एक तो उनकी ज़िंदगी पर माँ का क्या असर था, माँ ने क्या किरदार निभाया उनकी ज़िंदगी में?
बहुत इम्पोर्टेंट था माँ का किरदार। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनके उनके जीवन में माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रही हैं, शुरुआत से लेकर के अंत तक। और वो उनकी माँ, सारे अहम फैसले लिए उन्होंने, सारे अहम फैसले, और उनकी माँ मुख्य किरदार है उनके जीवन में। और उनकी माँ उनको लेकर के बहुत पजेसिव भी थी, उनको लेकर के उनका विज़न भी था, वो पजेसिव भी थी, और वो चाहती थी कि उनका बच्चा जो है वो बहुत ही ऊंचा काम करे, और उसके लिए उन्होंने वो सारे कोशिशें की जो वो कर सकती थी, जो कई बार नकारात्मक भी हुआ। हाँ, ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक तो कई बार ऐसा होता है कि एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, रामानुजन की ज़िंदगी से प्रेम अधूरा रह गया उनका। ये एक गणितज्ञ के जीवन में हमने एक ब्यूटीफुल माइंड फिल्म भी देखी थी, जी उसमें रसल क्रो साहब थे। तो रामानुजन की ज़िंदगी में कैसे प्रेम अधूरा रहा? रामानुजन का जो मुख्य प्रेम है वो अधूरा नहीं रहा। रामानुजन का मुख्य प्रेम जो था वो गणित था वो तो मुकम्मल रहा। और पर हाँ, उसको अधूरा इस तरह से कह सकते हैं कि अगर वो कुछ साल और ज़िंदा रहे होते तो वो सिर्फ 32 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए। लेकिन अगर सोचिए कि अगर वो 60 साल रहे होते या 60 से 65 साल रहे होते तो जिन हम 3900 प्रमेयों की बात कर रहे हैं वो उनका अमाउंट कितना होता। और उसके पीछे जब अपने उनकी पत्नी ने कुछ जगहों पर जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें बताया है कि जो किताब में भी जिक्र है कि रामानुजन ने उनको बाद में कहा कि अगर तुम मेरे साथ गई होती तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब ना होती। उसके पीछे की घटनाएं और भी हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो खाना मिलने में बहुत समस्या होती थी और वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और वो अपना खाना खुद से बनाते थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड में खाना नहीं मिलता था उनको, तो वो आलू उबाल के कुछ खाते थे और बड़ी मुश्किल से उनको खाने की प्रिपरेशंस करनी होती थी। रामानुजन की वाइफ हमारे यहाँ ही थी, वो उनके साथ नहीं जा पाई थी इस कारण से। और मैथमेटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा झुकाव होने के कारण अपना पूरा समय मैथमेटिक्स को देते रहे। इस कारण से उनकी जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है बहुत ख़राब हो गई। तो जब वो वापस आए भारत, और तब वो एक बार उन्होंने कहा था उनको कि अगर आप मेरे साथ चलती मेरे साथ और आप मेरे साथ होती तो शायद ये मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती। अगर ये तबीयत ख़राब नहीं होती और अगर वो 30 साल और जीते और वो 60 साल और जीते तो आप सोचिए कि उनका प्रेम जो गणित का था वो कितना मुकम्मल होता। बिल्कुल एक बहुत ही ज़रूरी किताब डॉक्टर मेहरबान के कलम से निकली है। 2 किताबें मैं तब से कह रहा हूँ, एक हिंदी में और अंग्रेज़ी में, विनम्र विद्रोही और साइंटिफिक सूफ़ी। दोनों ही किताबों का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से साहित्य रचा जा रहा है उसके बीच में नॉन फिक्शन में ये जगहें बनानी और बननी बहुत ज़रूरी है। आप अपने मित्रों को और अपने सभी परिजनों को किताब गिफ्ट में दें और ऐसी किताबें दें जिससे आपके घर के बच्चे प्रेरणा हासिल कर सकें। विनम्र विद्रोही उसी कड़ी में एक किताब है, बहुत ज़रूरी किताब है। और एक किताब लिखने के लिए हम डॉक्टर मेहरबान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया इस बात का भी अदा करते हैं कि आप समय निकाल करके आवाज़ द वॉइस के इस स्टूडियो में। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा जो मुझे कहनी चाहिए। विनम्र विद्रोही हम 2 लोगों ने लिखी है, भारती राठौर ने और मैंने। भारती राठौर किसी कारण से आज नहीं आ पाई हमारे बीच में, तो ये और इस किताब को लिखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। मैं पीछे था उस प्रक्रिया में, तो उनको भी ये धन्यवाद जाना चाहिए। बिल्कुल। और बेशक हम चाहते हैं कि इस किताब पढ़ी जाए और लोग बताएं कि किताब कैसी लगी। इस किताब को छापने के लिए भी हम हिंद पॉकेट बुक्स और पेंगुइन हिंद पॉकेट बुक्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके लिए शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भारती का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बार बार उनका नाम भूल जा रहे हैं इस किताब के जिक्र में, क्योंकि सामने तो डॉक्टर मेहरबान बैठे हैं। लेकिन अगेन फिर से यही कहना चाहेंगे कि ऐसी किताबें जो ज़रूरी हैं समाज के लिए, विज्ञान के लिए, देश के लिए, उनको लिखा जाना और पढ़ा जाना और उनसे प्रेम किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।